अंधेरी रात में लगभग 12-1 बजे के आसपास जोर जोर से बारिश हो रहा होता है। उसी समय एक ससुर अपने बहू के कमरे में प्रवेश कर जाता है और अपने बहू के बदन से एक एक कपड़े को हटाने लगता है, उसके बदन से उसके साड़ी को सरकाने लगता है और उसके बदन पे इधर उधर हाथ फेरने लगता है, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी बहू जग जाती है और उसके बाद जो घटना को अंजाम दिया जाता है वो सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। इस घटना की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से होता है और उसी मुजफ्फरपुर जिले में एक लड़का होता है जिसका नाम मिथिलेश यादव होता है। मिथिलेश यादव कहें तो अपने बुआ के घर छपरा आए दिन घूमने के लिए जाता था। अपने बुआ के घर कुछ ना कुछ सामान लेके जाता था। वो बुआ के घर रहता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ता है और उस लड़की का नाम होता है शारदा। शारदा उसके बुआ के घर के बगल में उसका घर होता है, कहें तो उसके बुआ की पड़ोसी होती है। मिथिलेश की नजर जब शारदा पे पड़ता है तो दोनों एक दूसरे से दिल दे बैठते हैं, दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। होता कुछ ऐसा है कि जब शारदा के घर पे कोई नहीं होता है तो शारदा उसके घर यानी कहे तो उस लड़के के बुआ के घर आ जाती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोनों अपने मन की बात बता देते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं और उस लड़के मिथिलेश का उम्र 20 से 22 साल होता है और वो लड़की शारदा का उम्र कहें तो 14 साल होता है। वो लड़की नाबालिग होती है। उसके बाद भी वो लड़की कुछ नहीं सोचती है और वो अपना दिल मिथिलेश को दे बैठती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता था तो रात्रि में दोनों घर से बाहर निकल जाते थे और सुनसान कोई जगह पे देर रात्रि तक बातें करते थे और 14 साल की उम्र में ही शारदा अपने कहें तो आशिक अपने यार मिथिलेश के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगी थी। दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कहें तो मिथिलेश अपने घर मुजफ्फरपुर चला जाता है, उसके बाद भी शारदा से रात रात भर बात करता था, पूरी दिन बात करता था और दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगे थे। इस बात की भनक किसी को भी नहीं चलता है और दोनों एक जाति से नहीं थे। कहें तो शारदा किसी और जाति से थी और मिथिलेश वो यादव जाति से था। वो घर में भी नहीं बता सकते थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शारदा अपने घर पे बताना चाहती थी लेकिन मिथिलेश उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम दोनों अलग अलग जाति से हैं, इसीलिए तुम्हारे घर के लोग हमारे इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसीलिए तुम अपने घर पे इस बात को मत बताओ। जब तक चलता है तब तक चलने दो। हम दोनों की प्रेम कहानी यानी कहें तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, घर वाले इस बात को नहीं मानेंगे। शारदा अपने घर पे ये बात नहीं बताती है। जब 2 महीने तक दोनों कंटिन्यू फोन पे बातें करते हैं तो दोनों के बीच काफी घनिष्ठता हो जाती है, दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो दोनों को लगा कि अब शादी कर लेना चाहिए। दोनों घर पे बिना बताए फरार हो जाते हैं घर से और 14 साल की उम्र में ही शारदा मिथिलेश से शादी कर लेती है। मिथिलेश के घर वाले शारदा को अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और शारदा मिथिलेश के घर यानी मुजफ्फरपुर अपने ससुराल रहने लगती है। उसे किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है। जब 1 महीने बीतता है तो मिथिलेश अपना असली रूप दिखाता है। डेली ड्रिंक करके आता था और अपनी पत्नी शारदा को जोर जोर से पीटता था। उसके बदन पे काले काले धब्बे बना दिया था पीट पीट कर। शारदा काफी ज्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी। उसके बाद भी मिथिलेश नहीं मानता था। उस यानी अपनी पत्नी को, उस प्रेमिका को काफी ज्यादा उसकी धुनाई करता था। वो लड़की परेशान हो जाती है, आसपास के लोगों से अपनी दुखड़ा सुनाती है। उसके बाद भी उसकी दुखड़ा को सुनने वाला कोई नहीं होता है। वो बस यही बोलते हैं कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं देखी। जो माँ बाप पेट से, गर्भ से लेकर माँ तुम्हें इतना बड़ा बना देती है और फिर तुम माँ बाप के चेहरे को नहीं देखती है, भाग कर शादी कर लेती हो। तुम्हारे जैसे लड़कियों को समाज में
कोई जगह नहीं है। जो अपनी माँ बाप का नहीं हो सकता है वो भला मेरा और समाज का कैसे हो सकता है। जब आसपास के लोग ऐसी बातें शारदा को बोलने लगे तो शारदा भी परेशान हो जाती है और वो अपना दुखड़ा वो सोचती है कि मैं अपने माँ बाप को सुनाऊं। अपने माँ बाप के पास फोन करती है। उसके पिताजी ये बोलते हैं, जब तुम घर छोड़कर चली गई मेरा मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ धूमिल कर दी। ये तुम्हारा डिसीजन था। अब वहां पे दुख हो या सुख हो तुम ही झेलोगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। शारदा गिड़गिड़ाते हुए अपने पिता से बोलती है कि मैं माफी चाहती हूं, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। आप मेरे पिताजी हैं, हमें माफ कर दीजिए। बस मुझसे बातें कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं। घर वाले बातें करने लगते हैं लेकिन शारदा का जो भी दिक्कत होता है उसके घर वाले उसके दिक्कत में भागीदार नहीं होते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा डिसीजन था। अब वहां पे तुम्हें दिक्कत हो, खुशी हो, परेशानी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसका जो हस्बैंड था मिथिलेश, वो अपने पति को प्रेग्नेंट कर देता है। वो पेट से हो जाती है तो वो कहे तो गुजरात चला जाता है, जॉब करने लगता है, कमाने लगता है। कहे शारदा एक बेटी को जन्म देती है, वो वहां से पैसे भेजते रहता है और इस पूरे परिवार का लालन पालन शारदा करती रहती है, अपनी बेटी का भी लालन पालन करती रहती है। जब मिथिलेश घर पे आता है गुजरात से तो फिर ड्रिंक करके अपनी पत्नी की जोर जोर से पिटाई करता है, काफी ज्यादा अपनी पत्नी की धुनाई करने लगता है। दोनों में अनबन हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं और इसी का फायदा उठाता है मिथिलेश का पिता। वो ये सोचने लगता है कि दोनों एक दूसरे से अनबन में हैं, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर मैं अपने बहू के करीब जा सकता हूं, उससे काफी ज्यादा क्लोज हो सकता हूं। मिथिलेश जब गुजरात कमाने के लिए चला जाता है तो उसके पिताजी एक रात्रि को घनघोर अंधेरा होता है और बारिश भी हो रहा होता है, उसी समय अपने बहू शारदा के कमरे में घुस जाते हैं। उसके बदन से उसके पल्लू को सरकाने लगते हैं, उसके साड़ी को इधर उधर करने लगते हैं और इधर उधर हाथ फेरने लगते हैं। तभी शारदा जग जाती है। शारदा के नजरों के सामने कोई और नहीं, उसके पिता समान उसके ससुर ही होते हैं। वो घबरा जाती है और अपने ससुर का विरोध करने लगती है और बोलती कि आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। तो उसके ससुर बोलते हैं कि मेरा बेटा तुम्हें मारता है, तुम्हें पीटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमसे नजदीकियां बढ़ाना चाहता हूं और ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। सुबह होता है तो बहू अपने सासू माँ से सारी बातें बता देती है, लेकिन सासू माँ खुद बहू की विरोध करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा कैरेक्टर लेस हो, तुम खुद मेरे बेटे को फंसा के शादी की हो और मेरे पति के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। ससुर का मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसकी पत्नी ही उसकी सपोर्ट करने लगती है। तो आए रात्रि को वो अपने बहू के कमरे में जाता था, उसके साथ दुष्कर्म करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। जब शारदा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो ये बात अपने पति को बताती है मिथिलेश को और मिथिलेश बोलता है कि मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, तुम मेरे पिताजी के ऊपर झूठा आरोप लगा रही हो। अगर ये आरोप सही भी है तो तुमसे यही बोलूंगा कि तुम चुप रहो, क्योंकि परिवार का इज्जत है और तुम अपनी इज्जत को तितर बितर करने की कोशिश मत करो। शारदा चुप हो जाती है और जब उसके पति मिथिलेश घर आते हैं, इस बात का फैसला होता है, इस बात पे चर्चा किया जाता है, तो मिथिलेश ये बोलता है कि मेरे पिताजी सही हैं, तुम ही गलत हो, तुम्हारा ही कैरेक्टर सही नहीं है और तुम मेरे पिता को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। बेटे के होने के बावजूद भी उसके पिता अपने बहू के कमरे में घुस जाता था, उसके बदन को छेड़ने लगता था, उसके साथ बदतमीजी करने लगता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता था। ये सब कुछ बातें बताने के बावजूद भी मिथिलेश अपने पत्नी पे ही शक करते रहता है, लेकिन जब पता किया जाता है गांव में तो पता चलता है कि मिथिलेश के पिताजी कैरेक्टरलेस हैं। आसपास के औरतों पे भी वो नजर डालते रहते हैं, तमाम तरह की वल्गरिटी टाइप के हरकत करते रहते हैं। उसके बावजूद भी मिथिलेश अपने पिता को गलत नहीं ठहराता है और अपनी पत्नी को गलत ठहराने लगता है और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। आज से 11-12 साल पहले यानी 2013 में 14 साल की उम्र में अपना सब कुछ छोड़ के शारदा मिथिलेश के साथ शादी की थी और आज शारदा 2024 में दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, मीडिया में आके गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी दर्द को सुनने वाला कोई और
नहीं है, यहां तक कि उसके माँ बाप भी उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा को धूमिल करके उसके घर को छोड़ दी थी। यानी कहें तो वो नाबालिग थी तब भागकर शादी की थी। इस पूरी वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।